हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में मौजूद हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम लोग ये पढ़ रहे थे फिजिक्स में। मैं आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ा रहा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है शावेज़ खान और मैं आप लोगों को यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, एक इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा है इस चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं और मेरे बारे में जान सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिक्स में चैप्टर, जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसमें मैंने आप लोगों को 3 क्लासेस पहले भी 4 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ। ये आपका पार्ट कौन है, 4 है, पार्ट 5 सॉरी, 5वां पार्ट है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले की 4 वीडियो, जब तक कि आप वो नहीं देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को आवेश के बारे में, बल के बारे में सब बता चुका हूँ, अध्यारोपण का सिद्धांत भी बता चुका हूँ और भी बता चुका हूँ बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक से अधिक अगर आवेश है तो उनकी वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। और उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं के बारे में, और अगर आगे चल पाएंगे, देखेंगे ज़्यादा लंबी नहीं होगी वीडियो, तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को जो व्हाइट वाला बटन दिख रहा है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, उसको जरूर दबा दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो व्हाइट वाला निशान, व्हाइट वाला बटन जरूर दबा दें, सब्सक्राइब वाला। और अपने आपके जितने भी दोस्त हैं जानने वाले, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें। अकेले पास होने का क्या मतलब है, दोस्तों को भी साथ में लेकर टॉप करवाना है ना। तो ठीक है, सबको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर हाँ, इससे पहले जो भी वीडियोज़ आई हैं उसको देख लीजिए, तभी आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। ये कहानी क्या लिखी है, ये कहानी लिखी है कि किसी बिंदु पर अगर एक से ज़्यादा आवेश है और उसके उन सभी आवेशों की वजह से किसी बिंदु पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह सभी आवेशों के अलग अलग जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसके सदिश योग के बराबर होगी। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे Q1 आवेश दिया है, फिर यहाँ पे आपको दिया है Q2 आवेश, यहाँ पे मान लीजिए दिया है Q3 आवेश। ठीक है, और इस पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो Q1 की वजह से विद्युत, मान लीजिए सब प्लस में है, अभी सब प्लस में है, तो प्लस की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर की तरफ होती है। तो Q1 की वजह से हमने E1 मान लिया, Q2 की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या मान ली, E2 मान ली, और इसी तरह Q3 की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या मान ली, E3 मान ली। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग आ गई ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होगी, वेक्टर के फॉर्म में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, वो होगी E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है ना। और सारे होंगे तो उससे ज़्यादा और भी हो सकती है, अगर 4 आवेश है तो E4 भी हो सकती है। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, अब ये हो गया आपका, ये तो हो गया आपका सदिश रूप। क्या हो गया, सदिश रूप है। यहाँ पे प्लस 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 लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिंदु आवेश की वजह से जो हमने फॉर्मूला बताया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का KQ अपॉन में R², अगर ये R1 दिया है, ये R2 दिया है, ये R1 मान लो दूरी दी है, ये R2 दूरी दी है, यहाँ से R3 दूरी दी है, तो ये मत कर देना कि KQ/R1² प्लस KQ/R2² प्लस KQ/R3², ऐसे नहीं होगा। वो सदिश योग है। सदिश योग का मतलब किसी एंगल पर जा रहे हैं ना, देखो एक लाइन में तो जा नहीं रहे। तो जब दो सदिश किसी एंगल पर होते हैं तो उनको कैसे जोड़ते हैं, दो सदिशों के बीच में अगर कोण थीटा है तो उनका अगर हमको कुल निकालना है तो अंडर रूट में पहले सदिश का स्क्वायर प्लस दूसरे सदिश का स्क्वायर प्लस 2 पहला सदिश दूसरा सदिश और मल्टीप्लाई में cos थीटा, उनके बीच का जो एंगल होता है। ठीक है ना। तो ये जो योग लिखा है ये सदिश योग लिखा है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं टोटल, ये तो बताया ना, दो अगर सदिशों के बीच में कोण थीटा है तो उसका हम टोटल निकाल सकते हैं, और या तो अगर मान लीजिए हमने बताया था प्रोजेक्शन लेके भी हम लोग सवाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सवाल अभी कराऊंगा, तब आप लोगों को एक्जैक्टली समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक सवाल कराता हूँ मैं। सवाल आपको दिया है, मान लीजिए एग्जाम्पल है, सवाल क्या ही है, तो मान लीजिए अगर ये दो आवेश दिए हैं, ठीक है ना, एक आवेश दिया है -Q और दूसरा आवेश दिया है मान लीजिए यहाँ पे +Q। ठीक है, और यहाँ पे कोई दूरी है, यहाँ ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, P है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी -Q से P की जो दूरी है वो मान लीजिए दिया है कितना, 1 मीटर, और ये +Q से भी जो दूरी दी है वो कितना दी है, 1 मीटर ही दी है। और आपसे कहा है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बताओ। P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ +Q आवेश की वजह से, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था, इससे पहले वाले क्लास में सॉरी मैंने बताया था कि बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ अपॉन में R²। Q आवेश की वजह से निकालना है तो Q आवेश आ जाएगा, R उस आवेश से दूरी जहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमको -Q से 1 मीटर दूर है और +Q से भी कितनी दूर है, 1 मीटर दूर है। R तो दोनों तरफ सेम है, इस बिंदु पर निकालनी है। तो माइनस की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, वो आवेश की तरफ ही होती है। दिशा हमको ध्यान देना है। अगर हमने इसको फर्स्ट आवेश मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो चलो इसको हम लिख लेते हैं E1। E1 की दिशा क्या होगी, -Q की तरफ ही होगी, और +Q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर क्या होती है, उसी लाइन में दूर की तरफ होती है। +Q से दूर की वजह से होती है और -Q से पास की तरफ होती है। ठीक है, ये दोनों आवेश हो गए। और मान लीजिए आपको एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, मान लीजिए कितना दिया है एंगल भी कैसे बताता हूँ आपको, चलो ये दिया है एंगल 60 का, और ये भी एंगल कितना दिया है
60 डिग्री दिया है, ठीक है ना। ये एंगल 60 डिग्री दिया है। आपको इस पॉइंट पर हमको निकालनी है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। 60 डिग्री ये एंगल, 60 डिग्री ये एंगल, तो ये एंगल ऑटोमेटिक कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ठीक है। एक E2 इधर वाले है, E1 इधर वाले। जब दो सदिश किसी एंगल पर होते हैं तो उनका जो कुल सदिश होता है, जो उनका कुल परिणामी आता है, वो क्या आता है, दोनों सदिशों के बीच में आता है। आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इधर वाला बना देता हूँ। चलो, ये आपको सदिश दिया है E2 और ये सदिश आपको दिया है क्या, E1। इनका टोटल हमेशा कहाँ से जाएगा, ये एंगल कितना होगा बता पाओगे, अरे ये एंगल कितना होगा बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे। देखो पूरी सीधी रेखा है ये E2 वाली जो रेखा है ये क्या है, सीधी, और सीधी रेखा का में से ये एंगल आपको 60 दिया है, और पूरी सीधी रेखा का कोण होता है 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 120 हो गया। कितना हो गया, 120 डिग्री, ठीक है। और मैंने बताया था E1 E2 अगर 120, E1 और E2 ये दो सदिश हैं और इनके बीच का कोण कितना है, 180 है, और टोटल निकालना है आपको, तो जाहिर सी बात है इनका परिणामी कहाँ जाएगा, बीच से जाएगा। अब इनके एग्जैक्ट बीच से जाएगा कि नहीं जाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है। अगर E1 और E2 बराबर हैं तो जो सदिश होगा, जो इनका परिणामी होगा, एग्जैक्ट 120 से बिल्कुल बीच से जाएगा, मतलब इसके और इसके बीच में 60 डिग्री के एंगल पे जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले E1 और E2 निकाल लेते हैं, हो सकता है सेम ही हो दोनों, क्योंकि देखने में सेम ही लग रहे हैं। E1 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, E1 का मतलब इसकी वजह से, पहले वाले आवेश की वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E1 माना है। फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की जगह क्या रखा, क्यू क्या है, माइनस क्यू है, के क्यू की जगह क्यू रख दिया। आर क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब हमने यहाँ पे जाहिर सी बात है माइनस क्यू नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है, हम देखो विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में हम जो है आवेश को प्लस या माइनस क्यू में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस क्यू से सिर्फ दिशा पता चलती है, ठीक है ना। तो इसकी दिशा तो हम पहले ही से ही दिखा चुके हैं यहाँ पे इस तरफ, तो यहाँ पे हम प्लस और माइनस क्यू नहीं रख रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ परिमाण रख रहे हैं, दिशा तो हम निकाल ही रहे हैं सदिश रूप से, सदिश रूप में, ठीक है। तो E1 बराबर आ गया के क्यू, ठीक है। अगर E2 बराबर निकालना चाहे, E2 बराबर भी क्या आएगा, के इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये भी क्यू है, आर भी क्या है 1 स्क्वायर है, तो ये भी क्या आ गया, के क्यू आ गया। तो मतलब E1 और E2 दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। जब दोनों सेम आ गए तो इनका परिणामी कहाँ जाएगा, एग्जैक्ट बीचों बीच से जाएगा दोनों के, और एग्जैक्ट बीचों बीच से जाएगा वो कितने डिग्री पे, 120 टोटल है, तो यहाँ से भी 60 डिग्री रहेगा वो, और यहाँ से भी 60 डिग्री रहेगा। दोनों सदिशों के बीच में कोण कितना है, 120 डिग्री का है। इसका परिणामी निकालना है तो क्या निकालेंगे, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। यहाँ नीचे दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, इधर वाला मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे इसका आगे सोल्यूशन करवाता हूँ, जब तक नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब इधर वाला हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको E1 दिया है, E2 दिया है, दोनों का परिणामी निकालना है, इनके बीच में आएगा परिणामी एग्जैक्ट। तो आप लोग को डायरेक्शन तो पता चल गई कहाँ आ रही है, लेफ्ट साइड में आ रही है डायरेक्शन। अब इसका परिणामी कैसे निकालेंगे, E बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, ठीक है। जहाँ पे E1 E2 क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं 1 की वजह से और 2 वाले आवेश की वजह से। E1 कितना आया है आपका, के क्यू। यहाँ पे चलो सॉल्व कर लेते हैं। E1 और E2 दोनों सेम ही है, देखिए E1 E2 दोनों सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 बराबर E2 है, तो दोनों को हमने क्या मान लिया है, E मान लिया है, और आसान हो जाएगा सॉल्व होना। E1 की जगह पे भी E रख दिया, E स्क्वायर, प्लस E2 की जगह पे भी E रख दिया, E स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई में E मल्टीप्लाई में E कॉस थीटा है, थीटा कितना है 120 है, तो कॉस 120 हो गया। कॉस 120 की वैल्यू पता होना चाहिए, कॉस 90 प्लस 30 क्या होता है, माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 मतलब -1/2। तो कॉस 120 की वैल्यू पता होना चाहिए आपको, कितनी होती है, माइनस का 1/2 होती है। ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर मिलकर क्या हो गया, 2E स्क्वायर हो गया, ठीक है। और प्लस 2 और ई मल्टीप्लाई हो गया, ई स्क्वायर 2E स्क्वायर हो गया। और कॉस 120 का मान -1/2 होता है। ये तो साइन इतना पता ही होगा ना, 10th क्लास में वैल्यू पता होती है। साइन 9 कॉस 120 को लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 आएगा। माइनस साइन 30 मतलब -1/2, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये देखो अंडर रूट में क्या आ गया वैल्यू, 2E स्क्वायर में से 1, अभी देखो ये 2E स्क्वायर है, चलो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, माइनस प्लस क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, और ये E स्क्वायर हो गया। 2E स्क्वायर में से 1E स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, 1E स्क्वायर, वो भी किसमें, अंडर रूट में। अंडर रूट से बाहर E आएगा तो क्या हो गया, E आ गया। जो E टोटल तुम्हारा आया है वो किसके बराबर आया है, E के बराबर। इसका मतलब E क्या आया था तुम्हारा, K इंटू क्यू। ये हो गया आपका टोटल E, क्या है, E टोटल। जो इसका और इसका परिणामी आया है इस बिंदु P पर, वो आया है क्या, के क्यू,
और उसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड डायरेक्शन है। इस तरह से डायरेक्शन करो, दिखाना हो तुमको डायरेक्शन तो दिखा सकते हो। तो ये हो गया अध्यारोपण के सिद्धांत पर, ये भी एक तरह से आधारित है। जिस तरह से बल में हमने पढ़ा था कि कई सारे आवेशों की वजह से किसी दूसरे आवेश पर बल निकालना होता है, तो सारे आवेशों का जो बल होता है उसको जोड़ते हैं, वो भी किस रूप में, सदिश रूप में। इसी तरह से विद्युत क्षेत्र भी क्या है, एक सदिश राशि है। तो कई सारे आवेशों की वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो सबका सदिश योग होगा। और दो सदिश अगर किसी एंगल पे होते हैं तो उनके भी परिणामी क्या होता है, अंडर रूट में पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला और दूसरा, और मल्टीप्लाई में कॉस उनके बीच का जो एंगल है वो लिख दीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, विद्युत बल रेखाएं। तब तक ये नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को बताता हूं मैं विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। बल रेखाएं जो होती हैं, विद्युत बल रेखाएं, वो विद्युत क्षेत्र के अंदर होती हैं। आवेश के चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हम लोगों ने अपने मन से एक चीज मान ली कि विद्युत बल रेखाएं ये सचमुच में होती नहीं है, ये काल्पनिक होती है। अपने मन से बता दिया गया जहां जहां विद्युत क्षेत्र है वहां जाहिर सी बातें क्या निकल रही हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं। जिस तरह से देखा है ना मूवी में, ऐसे हाथ दिखाते हैं और शक्तियां निकलने लगती हैं बिल्कुल लेजर फॉर्म में, उसी तरह से मान लिया गया जहां पे आवेश है उसके चारों तरफ क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। और वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा, देखिए कहानी लिखी है पूरी, यहाँ पे समझ लीजिएगा। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा तभी समझ में आएगा, और अपने हाथ से नोट्स बनाइए। लिखा है साफ साफ इसकी डेफिनेशन, वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक तरह से एक ग्राफ होती हैं, एक वक्र होती हैं, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाता है। अब इसके गुण की बात करें तो पहला गुण तो यही हो गया कि अगर मान लीजिए कि ये कोई वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो वैद्युत बल रेखा के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दो, तो ये जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस बिंदु पर वैद्युत एक वो निकाल लो, क्या, स्पर्श रेखा खींच दो। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं के ऊपर जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है उस बिंदु पर क्या खींच दो, स्पर्श रेखा। जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड गुण क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में जाती हैं। जाहिर सी बात है, अगर मान लो प्लस क्यू आवेश है ये और ये क्या है, माइनस क्यू आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ से निकलेंगी और यहाँ जाएंगी। तो ये क्या करती है, एक वक्र बनाती हैं। बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ये खुला वक्र। बंद वक्र कब होता है, जब इधर से इधर भी आ जाती है। तो इधर से इधर तो आएंगी नहीं बल रेखाएं, सिर्फ प्लस से निकलेंगी और माइनस में जाएंगी, प्लस से निकलेंगी और माइनस में जाएंगी। तो ये क्या बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं वैद्युत बल रेखाएं, खुला वक्र बनाती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटेंगी, अगर मान लो तुमने ज़बरदस्ती कटवा दिया, एक बल रेखा ये है और एक बल रेखा ये है, तो तुमने दो बल रेखाओं को कटवा दिया, तो एक तो चलो इस तरह सही से बनाते हैं ताकि समझ में आए तुमको। अगर मान लिया तुमने इस तरफ प्लस क्यू आवेश माना था और इस तरफ क्या माना था, माइनस क्यू आवेश माना था। प्लस से निकलती हैं बल रेखाएं और कहाँ जाती हैं, माइनस में जाती हैं। दूसरी भी निकली और तुमने दूसरी वाली क्या कर दी, कटवा दी, इसमें प्लस से निकलवा के माइनस पर कटवा दी। तो ये एक पॉइंट आया, इस पॉइंट के ऊपर देखो, ये वाला पॉइंट इस वाले बल रेखा पर भी है और ये वाला पॉइंट इस वाली बल रेखा पर भी है। अगर तुम इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना चाहो तो इस वाले वक्र के हिसाब से दिशा इधर होगी और इस वाले वक्र के हिसाब से इस पॉइंट पर दिशा इधर होगी। तो एक ही बिंदु पर दो बल रेखाओं की दिशा, एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। इसके आगे और भी आपके इसके गुण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और ये तो स्पेशली पूछता है कि बताइए दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती क्यों नहीं है। तो इतना नोट कर लीजिए। आगे और भी इसकी जो है डेफिनेशन नहीं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और भी वो लिखवाता हूँ, ये बना लीजिए डायग्राम। अब देखते हैं ये गुण इसके। चौथे नंबर का गुण है, जहां बल रेखाएं सघन होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है और जहां बल रेखाएं विरल होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां बल रेखाएं मान लो ऐसे निकल रही हैं, बल रेखाएं भी हमने बताया, अगर एक प्लस क्यू आवेश है और एक क्या है, माइनस क्यू आवेश है, तो प्लस से निकलती हैं और माइनस में जाती हैं, प्लस से निकलती हैं माइनस में जाती हैं, प्लस से निकलती हैं और माइनस में जाती हैं। तो देखो यहाँ के एरिया, अगर यहाँ पे कोई बिंदु ए है और यहाँ पे कोई बिंदु बी है, तो ए के ऊपर देखो बिंदु ए पर बल रेखाएं पास पास में है, मतलब सघन है, बल रेखाएं पास पास है तो सघन है। तो मतलब ए के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी और बी के पास देखो बल रेखाएं क्या हैं, दूर दूर हैं, बल रेखाएं दूर दूर हैं, तो मतलब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कम होगी। तो जहाँ पे बल रेखाएं सघन होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक और जहाँ बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। अगला इसका प्रॉपर्टी क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समान व समांतर होती हैं। जैसे मान लो अगर बल रेखाएं ऐसे हैं, बिल्कुल समांतर हैं बल रेखाएं और समान समान दूरी पर भी हैं, इस तरह से,
तो देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो समान होगी, क्योंकि बताया गया है जहाँ बल रेखाएं सघन होती हैं वहाँ अधिक होती है और जहाँ बल रेखाएं विरल होती हैं वहाँ क्या होती है, कम होती है। यहाँ तो बिल्कुल बराबर बराबर है, हर जगह समांतर है, कहीं भी ऊपर नीचे है ही नहीं, बिल्कुल सघनता समान है हर जगह पे। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान होगा। जहाँ पे बल रेखाएं समांतर और समान दूरी पर होती हैं वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक समान होती है। अब तीसरा छठा क्या है, विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत होती हैं। अभी ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये भी चालक की सतह क्या बता दें, किसी भी बल रेखाएं जो होती हैं सतह के लंबवत होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कैसे बताऊं आपको, आप लोग को बताता हूँ, चलिए एग्जांपल से इससे। जैसे मान लीजिए ये कोई चादर है, मतलब कोई प्लेट है, इसके ऊपर क्या है, प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकलेंगी, तो इधर से निकलेंगी ना, ऐसे निकलेंगी विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, इस तरह से निकलेंगी बल रेखाएं, इस तरह से निकलेंगी बल रेखाएं। तो देखिए बल रेखाएं क्या हो गई, सतह के क्या हो गई, लंबवत हो गई। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बल रेखाएं सतह के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो ये थी आपकी विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण, जो प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट थी। इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं के बारे में, और भी कुछ पढ़ेंगे कि कैसे अगर एक आवेश है तो बल रेखाएं कैसे निकल रही हैं, दूसरा आवेश है तो बल रेखाएं कैसे आ रही हैं उसके अंदर। तो ये नोट कर लीजिए, उसके बाद में फिर मैं समझाता हूँ और इसके आगे। अब हम लोगों को अलग अलग आवेशों के क्या देखना है, बल रेखाएं किस तरह की होती हैं वो देखना है। अगर एक कोई बिंदु आवेश है तो उसकी बल रेखाएं कैसी होंगी, अलग अलग। अगर मान लो प्लस आवेश है तो प्लस आवेश की बल रेखाएं क्या होती हैं, प्लस से बल रेखाएं निकलती हैं, तो चारों तरफ क्या निकल रही होंगी, बल रेखाएं निकल रही होंगी। ऐसे हर तरफ क्या निकल रही होंगी, प्लस आवेश से बल रेखाएं निकल रही होंगी। इस तरह से बना दीजिए, चारों तरफ बल रेखाएं क्या हो रही होंगी, इससे निकल रही होंगी। अगर कोई माइनस आवेश अकेला रखा है तो उस पर बल रेखाएं क्या हो रही होंगी, आ रही होंगी। क्या हो रही होंगी, आ रही होंगी। माइनस आवेश की ओर बल रेखाएं आती हैं और प्लस आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं। ये दोनों अलग अलग रखे हैं, एक ही नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। अभी हम पास पास भी रख के बताएंगे, ठीक है ना। फिर सेकंड वाला पॉइंट में क्या है, अगर समान परिमाण के दोनों धनात्मक आवेश हैं तो उनकी बल रेखाएं किस तरह की होंगी। मान लो ये भी प्लस क्यू है और ये भी क्या है, प्लस क्यू है, ठीक है ना। तो प्लस क्यू से तो बल रेखाएं निकलती हैं, तो चलो इसकी तरफ से निकल रही होंगी, यहाँ से निकल रही होंगी बल रेखाएं, हर तरफ निकल रही होंगी। इधर क्या कर रही होंगी, निकल रही होंगी, इधर निकल रही होंगी, इधर निकल रही होंगी, इस तरफ से इधर भी निकल रही होंगी, इधर निकल रही होंगी, इधर हर तरफ से प्लस आवेश से बल रेखाएं क्या होती हैं, निकलती है। लेकिन यहाँ पे जब बल रेखाएं आएंगी तो इस तरफ पास पास नहीं आएंगी। ये भी प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, प्लस क्यू मैं बता चुका हूँ, दो समान चिन्ह के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो उसकी बल रेखाएं भी एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। तो बल रेखाएं ऐसे आएंगी और ऐसे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, एक दूसरे में मिलेंगी नहीं बल रेखाएं। तो प्लस आवेश की वजह से बल रेखाएं थोड़ी इस तरह की होंगी, क्या होंगी, इस तरह की, कि वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, एक दूसरे को दूर भगाएंगी, ठीक है ना। तो इधर वाल तो निकल रही हैं, इधर भी निकल रही हैं। और एक चीज़ और देखो, दोनों समान परिमाण के हैं, तो जितनी अगर दो बराबर आवेश हैं, ज़्यादा आवेश है, आवेश की मात्रा ज़्यादा है, तो आवेश की मात्रा कम है तो बल रेखाएं कम निकलेंगी। देखो यहाँ पे प्लस आवेश था, यहाँ पे कितनी बल रेखाएं निकाली हमने, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें भी 7 हैं। अगर परिमाण समान है आवेश का तो उसमें से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। ये बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब ये सब जो मैं बना रहा हूँ, ये सब कॉपी पेन लिए हो ना तुम लोग, कॉपी और पेन लेके उसको अच्छे से लिखो, तभी समझ में आएगा, ठीक। लिखेंगे इतने अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आपको, अपने हाथ से नोट्स बनाइए तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। और शेयर वेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को। चलिए अब नीचे परिमाण के और विपरीत आवेश है, मतलब एक अगर आवेश आपका प्लस क्यू में मैंने और एक आवेश क्या ले लिया, माइनस क्यू ले लिया, तो आपको पता है तो सेम है, प्लस क्यू से निकलती हैं आवेश की बल रेखाएं और माइनस क्यू में जाती हैं। तो बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, प्लस क्यू से निकलेंगी और माइनस क्यू में जाएंगी। तो प्लस क्यू से निकली हैं उतनी ही माइनस क्यू में आई हैं। प्लस क्यू से हमने 4 निकाली हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी माइनस क्यू में 4 आई हैं। और अब देखा होगा कहीं कहीं पे ऐसे दिखा देते हैं, इस तरह से आगे जाके पूरी इस तरह से गई होंगी, ठीक है ना। तो इसमें से भी हम यहाँ पे भी आते हुए दिखा देते हैं, इस तरह से, इस तरह से बुक में बना होता है ना कहीं कहीं पे, तो इधर भी बनाना चाहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। असमान परिमाण के समान चिन्ह के आवेश, मतलब अगर एक मान लीजिए हमने ले लिया 2q प्लस का, और आवेश समान होगा, चिन्ह समान होगा और परिमाण क्या होगा, अलग अलग होगा। एक का प्लस क्यू ले लिया हमने और एक का क्या ले लिया, प्लस का 2q ले लिया। आवेश समान है चिन्ह, लेकिन मात्रा क्या है, अलग अलग। तो इसका मतलब प्लस क्यू से निकलती हैं आवेश, तो इधर भी निकालो तुम, 2 निकाला तुमने, इधर भी क्या करोगे, प्लस क्यू से, इसकी वजह से जो निकलेंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी, दूर भगाएंगी। और निकालो यहाँ से, प्लस क्यू से तो निकलती है ना, ये निकाला तुमने, इधर निकालो, तो कितनी निकाल दिया, 1 2 3 4, और निकाल दो, 2 2 4 1 5, एक और निकाल लेते हैं, चलो 6। और इधर वाली भी क्या होंगी, निकलेंगी। लेकिन देखा होगा तुमने, इधर वाले हमने 6 निकाली हैं
और इधर वाला हमने क्या की है 3 निकाली है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो मैंने बताया है अगर आवेश की मात्रा ज़्यादा है तो निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर आवेश की मात्रा कम है तो निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे दोगुना आवेश है तो इसकी जो बल रेखाओं की संख्या भी क्या है 1 2 3 4 5 6 दुगनी है। यहाँ पे दो इसका आवेश का आधा आवेश है ये वाला प्लस क्यू, तो यहाँ पे बल रेखाओं की संख्या निकलने वाली इसकी भी क्या होंगी? आधी होंगी। वो 6 बनाया है तो ये क्या दिखाऊंगा? 3 दिखाऊंगा। अब असमान परिमाण के विपरीत चिन्ह के आवेश वही सेम है। अगर मान लिया हमने प्लस का 2q बना दिया है और माइनस का q बनाया है, विपरीत चिन्ह भी है और आधा भी है उसका, तो प्लस क्यू से निकलती हैं बल रेखाएं, माइनस क्यू में जाती हैं, प्लस क्यू से निकलती हैं, माइनस क्यू में जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे और निकलते हुए दिखा दी हमने, ठीक है ना, और निकलती हुई दिखा दी हमने। देखो इससे निकल रही हैं कितनी, प्लस 2q से कितनी आवेश निकल, कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं 1 2 3 और 4, और माइनस क्यू में जा कितनी रही हैं 2, तो इसका मतलब ये आधा है ना, तो आने वाली ये जाने वाली बल रेखाएं इसके दुगने से इसका क्या होगा? आधा होगा। अगर बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है तो मतलब आवेश की मात्रा ज़्यादा है, बल रेखाओं की संख्या कम है तो आवेश की मात्रा कम है। ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको बढ़िया से नोट बनाइए और अच्छे से अपने भाई बंधुओं को शेयर करके सबको पढ़वाइए, और सब्सक्राइब वाला बटन जो है ज़रूर दबाइए, लाइक कमेंट शेयर जितने भी ये सब बटन तोड़ दो उसमें, ठीक है ना। इतने अच्छे से इतने मेहनत से पढ़ा रहा हूँ गर्मी में, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है ये सब बटन दबा देना, ठीक है। तो इसको नोट करो, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं फिर द्विध्रुव के बारे में, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। अगर दो समान परिमाण तथा विपरीत चिन्ह के आवेश एक दूसरे से बहुत पास पास रखे हैं तो ये जो पूरा सिस्टम होता है, इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो ये प्लस क्यू आवेश है और ये क्या है? माइनस क्यू आवेश है। इनको तुमने बिल्कुल पास पास रख दिया। अब यहाँ पे तो दूर दिख रहा है थोड़ा सा, मैंने जूम करके बताया तभी आप लोग को दिखाई देगा ये, लेकिन बहुत पास दूरी पर हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। क्योंकि देखो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, बस एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये जो समायोजन बना इसी को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है। इसके मध्य बिंदु को चलो हम O मान लेते हैं, और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम ज़्यादातर तुम देखोगे 2a या 2l के नाम से जानते हैं। क्यों? ठीक है ना, 2r मानते हैं, 2 kp/r3 नहीं, ठीक है 2l सही है। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l। अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा 2l क्यों माना? l भी तो मान सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या है, ये 2l हमने अपनी आसानी के लिए माना है। क्यों अपनी आसानी के लिए माना है? क्योंकि देखो वैद्युत द्विध्रुव से अगर कोई दूरी नापनी है, द्विध्रुव से अगर कोई दूरी नापनी है डायपोल से, तो दूरी कहाँ से नापोगे? अब तुमसे कहा जाए इस द्विध्रुव से कितनी दूर, अब इस द्विध्रुव से दूरी बतानी है तो दूरी कहाँ से नापे? यहाँ से वो पॉइंट नापे, यहाँ से नापे, कहाँ से नापे? तो दूरी नापते हैं हमेशा मध्य बिंदु से। अब मध्य बिंदु से दूरी नापोगे और तुमने पूरी लंबाई 2l मान लो l रखी है, तो l का आधा करना पड़ेगा l/2, इसीलिए हम क्या नापते हैं? 2l नापते हैं, ताकि अगर इसका आधा भी करना पड़े तो पूरा पूरा नंबर l रहे। इससे कैलकुलेशन में क्या होती है? आसानी होती है, ठीक। तो ये आपका हो गया क्या? वैद्युत द्विध्रुव। इसको डिनोट करते हैं वैद्युत द्विध्रुव को। अब इसका एक इंपॉर्टेंट चीज होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, इसको डिनोट करते हैं P से, द्विध्रुव आघूर्ण को डिनोट करते हैं P से। इसका मान क्या होता है? एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2l पूरी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं P बराबर Q इंटू 2l। क्या लिख सकते हैं? Q इंटू 2l। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ये हो गया Q इंटू 2l। अब इसकी क्या होगा? इसके जो है क्या रखना पड़ेगा आपको? इसका मात्रक भी निकालना पड़ेगा। इसका मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होता है? तो मात्रक के बारे में मैं बात कर रहा था। मात्रक क्या होता है? मात्रक देखो अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो मात्रक अपने आप से तुम कर सकते हो। कैसे? क्यू का मात्रक क्या होता है? आवेश का कूलाम बताया था मैंने, तो कूलाम हो गया। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर SI में, तो कूलाम मीटर इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। अब इसकी दिशा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिशा कैसे इंपॉर्टेंट है? दिशा होती है जो द्विध्रुव आघूर्ण की, वो होती है -q से प्लस क्यू की ओर। क्या होती है? -q से प्लस क्यू की ओर। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी? माइनस से प्लस वाले आवेश की तरफ होगी। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है विमा। विमा के बारे में आप लोग जानते होंगे क्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। इसके बारे में भी आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो विमा क्या होती है? देखो अगर तुमको उसका फॉर्मूला पता है तो विमा भी निकाल लोगे। देखो क्या है? आवेश, आवेश का होता है कूलाम, तो क्यू को तुम क्या लिख सकते हो? कूलाम क्या होता है? कूलाम होता है क्यू बराबर होता है I इंटू टी। ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में। I होती है धारा, T होती है टाइम। तो यहाँ पे कूलाम है, Q है, Q की विमा क्या होगी? I इंटू टी। I की विमा होती है A एम्पियर, और टाइम की विमा होती है कैपिटल T, ठीक है। अब मीटर, मीटर क्या है? लंबाई है, लंबाई की विमा क्या होती है? L। तो इन सबको लिखोगे, सबसे पहले लिखने का एक सही तरीका होता है, M पहले लिखते हैं तो M है नहीं तो M0 लिख दो यहाँ पे, L लिखते हैं L है यहाँ पे,
टी लिखते हैं टी है, ए सबसे आखिरी में लिखते हैं तो ए, बस ये हो गई विमा, इसको ब्रैकेट में बंद कर दोगे तो ये हो गई इसकी विमा M0L इंटू टी इंटू ए, ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आप लोगों को एक सवाल कराता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए आप लोग को एक सवाल दिया गया है, दो आवेश है प्लस 2 माइक्रोकुलाम और माइनस 2 माइक्रोकुलाम, दोनों सेम है, दोनों के बीच की दूरी भी काफी कम है 2 सेंटीमीटर। आपको पूछा है द्विध्रुव आघूर्ण, फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है कोई भी एक आवेश ले लो और दोनों के बीच की दूरी। अब 2L लिखा था तो ये मत कर देना L की जगह पे यहाँ पे 2 लिख, L की जगह पे 2 लिख देना, 2L पूरी ही लंबाई मानी थी हमने, तो एक तरह से ये 2 सेंटीमीटर है, ये पूरा 2L है। ठीक है ना, Q की जगह पे क्या रखोगे 2। अब माइक्रो गुलाम होता है तो हम लोग को मात्रक होता है आवेश का कुलाम, लेकिन दिया है माइक्रो गुलाम, तो माइक्रो को हटाने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुलाम में बदल जाएगा। ठीक है, और 2L ये पूरी लंबाई को 2L बोलते हैं, तो 2 सेंटीमीटर में नहीं लिखते हैं, लंबाई हमेशा लिखते हैं मीटर में। SI मात्रक क्या होता है मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो किसमें बदल जाता है मीटर में। आप सब कुछ कर सकते हैं सॉल्व। 2 2 क्या हो गया 4, 10 की घात -6 और 10 की घात -2 मिलकर क्या हो जाएंगे -6 और -2 जोड़ देते हैं -8, ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रक लिखना है तो कूलाम मीटर हो गया, दिशा लिखनी है तो माइनस से प्लस की ओर इस तरह से दिखा दीजिए दिशा। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के फॉर्मूले। छोटे मोटे सवाल 1 नंबर में आ जाते हैं ऑप्शन में ये। ठीक है, और आपसे एक सवाल मैं देता हूँ, उसको आप लोग क्या करिए कमेंट में लिखिए, क्योंकि गर्मी समय बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा द्विध्रुव जितना भी है उससे उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष पर, उसके निरक्ष पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो सब कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना, जब तक आप लोग ये एक सवाल लिख रहा हूँ इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। मान लीजिए आपको लिखा है 3 माइक्रो कुलाम नहीं दिया है, इस बार मिली कुलाम दिया है। चलो क्या दिया है 3 मिली कुलाम, और ये वाला दिया है -3 मिली कुलाम, 3 और -3 मिली कुलाम, बीच की दूरी दी है 3 सेंटीमीटर। तुमको बताना है द्विध्रुव आघूर्ण, क्या बताना है द्विध्रुव आघूर्ण, इसका आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना, और बताना कि मैंने जो पढ़ाया है उसकी स्पीड कैसी है, ऊपर है ज़्यादा है, या जो भी पढ़ाया है अगला टॉपिक जो भी पढ़ना है तुमको उसको कमेंट में जरूर बताया करो। ठीक है, और व्यू करने के बाद पूरी वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा। ठीक है ना, ये नहीं कि 10 मिनट देखा तुमने या 10 सेकंड देखा तो कैसे समझ में आ पाएगा पूरा चीज़। शुरू से आखिरी तक देखो, आप लोग को फिजिक्स से प्यार ना हो जाए तो बोलना, मैं आप लोगों को बोर्ड में टॉपर बना दूंगा, बस खाली आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें शुरू से लास्ट तक, बोर्ड के एग्जाम तक। उसके बाद देखिएगा आप लोग रिजल्ट और अपने अंदर बदलाव। जितने भी आपके जानने वाले हैं 10th वाले के लिए भी मैं पढ़ाता हूं, तो 10th वाले आपके जितने जानने वाले हैं 11th वाले हैं, सबको क्या कर दिया करिए शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाला बटन सब कुछ जितने बटन दिख रहे हैं सब दबा दीजिए। ठीक है ना, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, नोट कर लीजिए आप लोग ये सब।